Yes, dear students, get ready for SST class. Open page number 52. Today our topic is military factor. Write down today's date on it. As you know, in the previous part we have read some social, religious, economic factor जो कि एक 1857 की रिवोल्ट के लिए जिम्मेदार थे. And today we will read about the military factors. In 1816, the company passed a law which stated that the Indian sepoys in the army would be taken abroad if required. 1860 में कंपनी ने एक कानून पास किया जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि अगर रिक्वायरमेंट हुई, ज़रूरत हुई, तो जो इंडियन सिपाही हैं उनको अब्रॉड यानी कि विदेशों में भी लड़ने के लिए जाना पड़ सकता है. दिस वॉज हाउएवर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द हिंदू सोल्जर्स हु बिलीव्ड दैट दे वुड लॉस देयर कास्ट्स इफ़ दे क्रॉस्ड द सी. जबकि जो हिंदू सोल्जर थे वो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे क्योंकि वो ये मानते थे कि अगर वो समुद्र पार करके दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो अपनी कास्ट को, मतलब अपने धर्म को खो देंगे. मोर एवर द सिपोए वर इल ट्रीटेड एंड ह्यूमिलेटेड. इसके अलावा सिपाहियों के साथ जो बुरा बर्ताव किया जाता था, उन्हें बेइज्जत किया जाता था, उसकी वजह से भी सिपाही नाखुश थे. डिस्क्रिमिनेशन इन द आर्मी मीन्ट दैट नन ऑफ द इंडियंस कुड गेट प्रमोटेड टू हाई पोजीशन इन द आर्मी. आर्मी में इंडियन के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव किया जाता था. किसी भी इंडियन को हाई पोजीशन पर नहीं प्रमोट किया जाता था. द इम्पोवरिशमेंट ऑफ द पीजेंट आल्सो अफेक्टेड द सिपोइज एज मोस्ट ऑफ दीज सोल्जर्स वर फ्रॉम पीजेंट फैमिलीज. इसके अलावा जो किसानों का शोषण हो रहा था उसने भी सिपाहीज़ को बहुत अफेक्ट किया क्योंकि ज़्यादातर जो सिपाहीज़ थे, सोल्जर थे, वो पीजेंट फैमिली से बिलोंग करते थे. द डिसकंटेंटमेंट एंड अनसर्टेनिटी क्रिएटेड हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट द रिवोल्ट. तो उनके बीच का ये डिसकंटेंटमेंट, मतलब जो असंतोष था और एक अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता जो बन गई थी, उसकी वजह से रिवोल्ट के रीज़न क्रिएट हो गए. इमीडिएट कॉज. अब दुखी तो देखो सारे थे, सारे परेशान बैठे थे, बट ऐसी क्या बात थी जिससे शुरुआत हो गई? वो इमीडिएट कॉज क्या था? द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट. इस रिवोल्ट के स्टार्ट होने के जो सबसे बड़ा कारण था वो एनफील्ड राइफल का यूज था. द न्यू गन वाज इशूड इन 1856 एंड इन ऑर्डर टू लोड द राइफल द सोल्जर्स हैड टू बाइट द कार्ट्रिज which had been greased with beef tallow and pig fat. अब प्रॉब्लम क्या थी? देखो, जो नई गन 1856 में इशू की गई थी उसको, राइफ़ल को लोड करना पड़ता था और इसके लिए सोल्जर्स को उनका जो ऊपर वाला यानी कि कार्ट्रिज था उसको मुंह से छीलना पड़ता था. और वो कार्ट्रिज जो था वो किसका बनाया गया था? ऊपर वाला वो हिस्सा वो या तो बीफ यानी कि गाय की चमड़ी या फिर सूअर की चमड़ी से बनाया गया था. अब जो बोथ द हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स वर कन्विंस्ड दैट द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू मेक देम लूज देयर रिलीजन. इससे हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे, दोनों सोल्जर्स, क्योंकि उनको लग रहा था कि इससे वो अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं. जो हिंदू हैं वो गाय को माता मानते हैं, जो मुस्लिम हैं वो पिग को मानते हैं. तो दोनों के लिए ये दोनों जानवर पूजनीय थे और अगर उन्हीं का ही मांस वो पहले छीलेंगे तो इससे वो अपने धर्म के पक्ष को खो देंगे.
On 29 March 1857, Mangal Pandey refused to use the cartridge and opened fire on his superior when he was forced. सबसे पहली शुरुआत मंगल पांडे ने की 29 मार्च 1857 को, जब उसने उस कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया और जब उसे फोर्स किया गया उसके हेड द्वारा तो उसने उस पर गोली चला दी. ही वॉज अ सोल्जर ऑफ द 34th बंगाल इन्फेंट्री हु वाज देन अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटिव. तो वो जो सोल्जर था वो बंगाल से बिलोंग करता था और उसे पकड़ लिया गया और फांसी लटका दी गई. दिस इंसिडेंट बूस्टेड द मोरल ऑफ द इंडियन सिपाही. इस इंसिडेंट ने, इस घटना ने जो इंडियन सिपाही थे उनको बुरी तरह से प्रभावित किया, हिला के रख दिया. अब देखो रिवोल्ट स्टार्ट हो गई. सबसे पहले स्टार्ट हुई ये मंगल पांडे ने जो शुरू की. उसके बाद मेरठ में देखिए, एट मेरठ द अपराइजिंग टुक ए व्यूलेंट फॉर्म. ये घटना मेरठ में ही हुई थी और मेरठ में इस घटना के बाद जो ये क्रांति थी उसने व्यूलेंट फॉर्म ले ली, यानी कि हर कोई मारपीट पे उतर आया था. On 9 May 1857, the soldiers of the 3rd Cavalry refused to touch the cartridge, as a result of which they were sentenced to 10 years of imprisonment. तो 9 मई 1857 को जो 3rd कैवेलरी के सोल्जर थे उन्होंने भी मना कर दिया, जिसके लिए उन्हें 10 साल की सज़ा दे दी गई, जेल भेज दिया गया. दिस ऑर्डर angered the remaining sepoys, who then went on to storm the prison, releasing the prisoners. तो इसने बचे हुए सिपाहियों को भी एंग्री कर दिया, वो भी जेल की तरफ गए, जेलें भरनी शुरू कर दी और डिमांड की कि जो प्रिजनर थे हैं, मतलब 10 साल के लिए जिन्हें रखा गया उन्हें भी आज़ाद करो तो हम आज़ाद होंगे. Before they marched on to Delhi, they sepoys had killed a number of European, including women. तो इसके बाद जो उन्होंने हिंसा की उसमें जो प्रिजनर थे उनको भी आज़ाद करवा के खुद भी जेल तोड़कर भागे. और जब वो दिल्ली की तरफ गए तो रास्ते में बहुत सारे यूरोपियंस को और उनकी वीमेंस को भी मार दिया. नाउ दिल्ली. On 11 May, the rebels under the leadership of General Bhagat reached Delhi and made the Mughal ruler Bahadur Shah Zafar proclaimed himself as the Emperor of India. 11 मई तक वो सोल्जर दिल्ली पहुँचे और उन्हें लीड कौन कर रहा था? जनरल भगत लीड कर रहा था और उन्होंने मुग़ल रूलर बहादुर शाह जफ़र को अपना राजा घोषित कर दिया. मैनी पब्लिक बिल्डिंग्स वर सून कैप्चर्ड एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रिटिश वर आल्सो किल्ड. तो जो भी पब्लिक बिल्डिंग थी उनको अपने कब्जे में ले लिया गया और बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मार दिया गया. फ्रॉम दिल्ली द रिवोल्ट स्प्रेड टू अदर सेंटर्स लाइक कानपुर, बरेली एंड झांसी. तो दिल्ली से ये जो रिवोल्ट थी कानपुर, बरेली और झांसी में भी पहुंच गई. अमंग अदर्स, इट वाज ऑलरेडी जून व्हेन द न्यूज़ ऑफ द अपराइजिंग इन इंडिया रीच्ड इंग्लैंड. मई में ये स्टार्ट हुई थी और जून तक इस अपराइजिंग की जो न्यूज़ थी वो इंग्लैंड में भी पहुंच चुकी थी. कानपुर. एट कानपुर द रिवोल्ट वाज लेड बाय नाना साहेब the Peshwa. Along with Tatya Tope, he expelled the British garrison from Kanpur. He also declared himself governor under the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar. तो नाना साहब थे कौन? हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि वो पेशवा के गोद लिए हुए बेटे थे और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने उसे वहाँ का वारिस मानने से मना कर दिया था.
तो उन्होंने तांत्या टोपे के साथ मिलकर सबसे पहले कानपुर से जो ब्रिटिशर्स थे उनको भगा दिया एंड उसके बाद उन्होंने अपने आप को मुग़ल एम्परर के साथी घोषित कर दिया, उसके अंडर घोषित कर दिया, उसका साथ दे दिया। मतलब द ब्रिटिश सून एग्रीड टू सरेंडर एंड नाना साहिब एग्रीड टू प्रोवाइड सेफ पासेज ऑफ द यूरोपियंस हु कुड मूव फ्रॉम कानपुर टू इलाहाबाद। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो जल्दी ही सरेंडर के लिए रेडी हो गए, उनकी बात को मान गए। तो नाना साहिब ने उन्हें वहाँ से सेफली जाने दिया। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो कानपुर से इलाहाबाद चले गए। On 27 June, 40 boats carrying British women and children were fired upon by Nana Sahib's troops. 27 जून को 40 बोट्स जिसमें ब्रिटिशर वुमेन और चिल्ड्रन थे उनके ऊपर नाना साहिब की सेना ने फायर कर दिया। Many women, children and soldiers died as a result and this led to increased anti-Indian sentiment in Britain. तो ब्रिटेन के अंदर जो नाना साहिब की ट्रूप्स थे उनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने फायर कर दिया था और जिसमें बहुत सारी वीमेन और बच्चे और सोल्जर भी मारे गए थे, जिसकी वजह से जो इंडियन थे। यस डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली नाना साहिब की जो ट्रूप्स थी उन्होंने ब्रिटिशर्स की बोट्स पर हमला किया था, जिसमें ब्रिटिशर वुमेन और चिल्ड्रन मारे गए थे, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनके दिल में इंडियंस के प्रति एंटी इंडियन सेंटिमेंट यानी कि इंडियंस के प्रति असंतोष हो गया था और अब वो इंडियन पर भरोसा नहीं करते थे। However, it was not clear as to who ordered the firing. जबकि ये पता नहीं लग पाया था कि जो नाना साहिब की सेना ने हमला किया था ब्रिटिशर्स पर उसका ऑर्डर किसने दिया था, इसका पता नहीं लग पाया था। लेकिन उसमें ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिससे वो इंडियन के अगेंस्ट हो गए थे। अवध। Now the revolt in Awadh was led by Begum Hazrat Mahal. Here the royal family had been ill-treated by the British who annexed the state. तो यहाँ पे क्रांति क्यों हुई? क्योंकि जो रॉयल फैमिली थी उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा अपने स्टेट में मिलाने के लिए। Moreover, this annexation created discontentment among the sepoys. और इस annexation ने, ये जो अवध को मिलाया था अंग्रेज़ों ने अपने साथ, उस annexation ने वहाँ के सिपाहीज़ के अंदर डिसकंटेंटमेंट असंतोष पैदा कर दिया था। मोस्ट ऑफ हु वर फ्रॉम अवध, और ज़्यादातर जो सिपाही थे वो अवध से बिलोंग करते थे। सर हेनरी लॉरेंस वाज द ब्रिटिश कमिश्नर एट लखनऊ व्हेन द रिवोल्ट ब्रोक आउट। और उस वक्त जो अवध में, जो लखनऊ में उस वक्त ये जो उस वक्त अवध में जो ये क्रांति हुई, उस वक्त सर हेनरी लॉरेंस जो थे वो लखनऊ के ब्रिटिश कमिश्नर थे। ब्रिटिश फोर्सेस, men, women and children in Awadh took refuge at the residency compound which has been fortified. तो ब्रिटिश फोर्सेस को, विमेन, चिल्ड्रन को, सभी को अवध के अंदर जो रेजिडेंसी थी, रहने के लिए जो जगह थी, वहाँ रहने से रिफ्यूज़ कर दिया गया, मना कर दिया गया। मतलब ब्रिटिशर्स को मना कर दिया गया वहाँ रहने के लिए। इट वाज besieged for 8 months but the Indians rebel could not dislodge the British. हालांकि 8 मंथ्स के लिए ये कंटिन्यू रही ये रिवोल्ट वहाँ पे, और इंडियन जो रेबल थे यानी कि इंडिया के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ब्रिटिशर को वहाँ नहीं रुकने दिया। द नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट पीरियड।